नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो जिम्मरमैन महोदय द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संसाधन अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है री, जिसके हिंदी में दीर्घ के नाम से, और दूसरा शब्द है सोर्स, उसका मतलब है अवधि, अर्थात संसाधन वो हैं जिनको दीर्घ अवधि तक उपयोग में लिया जा सके। संसाधन की अगर बात की जाए तो प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी संपदा तब तक संसाधन नहीं कहलाती है जब तक कि उसका कोई मानवीय उपयोग ना हो या मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग ना करे। जब मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी संपदा या ये कहेंगे प्राकृतिक वस्तु या प्राकृतिक संपदा का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको अपने उपयोग में लेता है तो वह संपदा संसाधन के नाम से जानी जाती है। जिम्मरमैन महोदय के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। अर्थात संसाधन वह हैं जिम्मरमैन महोदय के अनुसार जो प्रकृति में पाए जाते हैं तथा वो मनुष्य की जो आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति करने में वो सक्षम होते हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अर्थात मनुष्य अपने ज्ञान एवं कौशल के आधार पर उनका उपयोग विभिन्न प्रकार से अलग अलग चीज़ों के निर्माण में या अलग अलग उपयोग की वस्तुओं में उनका उपयोग करता है। अर्थात जिम्मरमैन महोदय ने कहा था कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती हैं तथा उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अर्थात संसाधन वह हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपनी क्षमता एवं कौशल के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से करता है। जिम्मरमैन महोदय ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, वे बनते हैं। तो इस कथन का आशय यही है कि संसाधन होते नहीं हैं, वे बनते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो मुक्त रूप में उपलब्ध होता है प्रकृति में तो वो संसाधन नहीं कहलाता जब तक कि मनुष्य उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना कर ले। जैसे एक सामान्य तौर पे आपको समझाऊं, सूर्य का प्रकाश आता है तो वो संसाधन नहीं है। अगर मनुष्य उसका उपयोग सूरज लाइट या सौर ऊर्जा के रूप में कर रहा है या उसको धूप सेकने के रूप में कर रहा है, जैसे शीत ऋतु के समय हम लोग उसका धूप में बैठते हैं, तब वह सूर्य का प्रकाश हमारे लिए संसाधन बनता है। तो इसी प्रकार से संसाधन होते नहीं हैं, वे बनते हैं। अर्थात जब तक हम किसी भी प्राकृतिक संपदा का उपयोग नहीं करते हैं वह संसाधन नहीं कहलाती है। जैसे ही उस संपदा का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वह एक संपदा संसाधन का रूप ले लेती है। अब हम जिम्मरमैन महोदय द्वारा संसाधनों का जो वर्गीकरण दिया गया था वह 3 आधार पर दिया गया था, जिनमें जिसमें पहला आधार है नवीकरणीयता के आधार पर। अर्थात ऐसे संसाधन जिनको हम एक बार ही उपयोग में ले सकते हैं या उनको एक से अधिक बार उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा आधार है प्राप्ति के आधार पर और जो तीसरा आधार है वह है अन्य आधार पर। जिम्मरमैन महोदय के इस वर्गीकरण में हम नवीकरणीयता के आधार पर एवं प्राप्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो जिम्मरमैन महोदय ने संसाधनों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया था, उनमें से 2 आधारों के आधार पर हम यहाँ पर संसाधनों के वर्गीकरण को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है
नव्यकरणीयता के आधार पर, दूसरा है प्राप्ति के आधार पर। नवीकरणीयता का अर्थ है क्या ऐसे संसाधन जिनको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है या केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है। तो जो नवीकरणीयता के आधार पर वर्गीकरण है उनमें है एक परिवर्धनीय आधार पर, दूसरा है अपरिवर्तनीय। अर्थात परिवर्तनीय का अर्थ है कि ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात दोबारा उनको उपयोग में लिया जा सकता है। उसके पश्चात जो अपरिवर्तनीय संसाधन हैं उनमें संचित संसाधन का मतलब है कि ऐसे संसाधन जिनको केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा है पुनः संचित संसाधन, अर्थात कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो परिवर्तनीय संसाधन के अंतर्गत उत्पादक भूमि, जल, वन्य जीव, वन एवं मछलियाँ को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात इनकी उत्पादकता को बढ़ाकर इनको दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे उत्पादक भूमि, एक बार कृषि कार्य करने के पश्चात उसमें खाद, यूरिया इत्यादि देकर उस भूमि को दोबारा से उपजाऊ बनाकर उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से जल को भी सुरक्षित या ये कहें कि साफ करके दोबारा से उपयोग में लिया जा सकता है। वन्य जीवों को पालकर उनकी वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार से वनों को काटते हैं तो नए वृक्ष लगाकर उनकी मात्रा को बढ़ाकर उनको उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से मछली पालन करके ऐसे उनको उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये ऐसे संसाधन हैं जिनको उपयोग में लेकर और उनमें वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है वो है अपरिवर्तनीय संसाधन। अपरिवर्तनीय संसाधनों के अंतर्गत संचित संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा कम है एवं उपयोगिता केवल एक बार ही है, अर्थात जिसमें कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, डीजल एवं अन्य खनिज पदार्थ जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात दोबारा से उपयोग में नहीं लिया जा सकता, ऐसे संसाधनों को संचित संसाधनों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा पुनः संचित संसाधनों के अंतर्गत ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लिया जा सकता है, उसके पश्चात इनकी मात्रा में या मानवीय कौशल के आधार पर दोबारा से इनको कुछ मात्रा में उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जिम्मरमैन महोदय ने नव्यकरणीयता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया था। परिवर्तनीय अर्थात ऐसे संसाधन जिनमें वृद्धि की करके दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा है अपरिवर्तनीय संसाधन, जिसमें संचित एवं पुनः संचित संसाधन है को शामिल किया जाता है। संचित संसाधनों को केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है एवं पुनः संचित संसाधनों को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात थोड़ी बहुत या कम मात्रा में दोबारा भी उपयोग में लिया जा सकता है। उसके पश्चात प्राप्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को जिम्मरमैन महोदय ने 4 भागों में या 4 उपविभागों में बांटा है, जिसमें से पहला है सर्वसुलभ संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जो सामान्य रूप से सभी जगह पर मिलते हैं, जिसमें जल, वायु एवं मृदा, ये ऐसे संसाधन हैं जो सभी जगह पर समान रूप से मिलते हैं। उसके पश्चात है सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ का संसाधन का अर्थ है कि ये संसाधन प्रत्येक स्थान पर एक जैसे नहीं मिलते हैं, अर्थात इनके जो उपलब्धता है वो कुछ ही स्थानों पर है, जिनमें कृषि योग्य भूमि, चारागाह एवं उपजाऊ भूमि, अर्थात जो कृषि योग्य भूमि है वो हर जगह नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से चारागाह भी एक समान रूप से सभी जगह पर नहीं होते हैं। तो सामान्य सुलभ
संसाधनों के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, चारागाह एवं उपजाऊ भूमि को जिम्मरमैन महोदय ने स्थान प्रदान किया है। उसके पश्चात है विरल रूप में पाए जाने वाले संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जो सुलभ रूप में या सामान्य रूप से सभी जगह पर नहीं पाए जाते हैं, वो कुछ ही स्थानों पर विरल या बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, अयस्क, कोयला एवं खनिज तेल के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, ये ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो सामान्य सुलभ रूप में सभी स्थानों पर ना पाए जाकर विरल रूप में या बिखरे हुए रूप में कुछ ही स्थानों पर ये पाए जाते हैं। उसके पश्चात है एकल रूप में पाए जाने वाले संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जो एकल रूप में पाए जाते हैं और इनकी मात्रा बहुत कम होती है और यह पृथ्वी के धरातल पर कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें आणविक खनिज पदार्थ, जिनमें यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार जिम्मरमैन महोदय ने संसाधनों के वर्गीकरण के 3 आधार प्रस्तुत किए। नवीकरणीयता अर्थात कैसे संसाधन क्या जिनको एक बार उपयोग में लेने पश्चात दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है या केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है, जिसमें परिवर्तनीय संसाधन एवं अपरिवर्तनीय संसाधन 2 भागों में विभाजित किया था। उसके पश्चात प्राप्ति के आधार पर जिम्मरमैन महोदय ने संसाधनों को 4 उपविभागों में विभाजित किया था। इसके पश्चात हम लोग तत्वों या ये कहेंगे वस्तुओं के निर्माण के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें से पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं या जिनको प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रकृति में कुछ संसाधन सतत हैं जो लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे, जैसे जल, पवन, मृदा, ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनका उपयोग एक समय सीमा तक ही किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, जिनके सीमित ही क्या हैं, भंडार हैं, जो लंबी अवधि तक हमें उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसीलिए जो सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सतत रूप में करना चाहिए। यहाँ पर सतत रूप या ये कहेंगे सतत का अर्थ होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, अर्थात वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो वातावरण के प्रमुख घटक भी हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए प्रकृति के एक तरह से प्रमुख उपहार भी हैं। यह प्रकृति में निष्क्रिय रूप में रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य इनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो यह संसाधन सक्रिय हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जिनमें जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन प्रमुख रूप से हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व, जैसा हमने पहले ही कहा था, कि तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा के लिए उपयोग में आता है। प्राकृतिक संसाधन के पश्चात हम बात करते हैं मानवीय संसाधन के बारे में। मानव संस्कृति का निर्माता है, या ये कहें कि संस्कृति का निर्माता मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है,
जो प्राकृतिक तत्वों को या प्राकृतिक पदार्थों को अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास के आधार पर संसाधन के रूप में उपयोग में लेता है, वह संसाधनों का एक तरह से निर्माता भी है एवं उपभोक्ता भी है। अर्थात जब वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है तो वो संसाधनों को निर्माता है, और जब संसाधन का निर्माता है तो जब उनका वो उपयोग करता है तो एक प्रकार से वो उनका उपभोक्ता भी है। जो एक भौगोलिक कारक एवं संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य करने का एक प्रकार है, जिनको सम्मिलित रूप में देखा जाता है। मानव एक सक्रिय प्राणी के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान सभी प्राकृतिक वातावरण का उपभोग करता है तथा प्राकृतिक संपदा जो मुक्त रूप में प्रकृति में पाई जाती है उनका उपयोग भी करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक तत्वों में से श्रेष्ठ तत्वों का चयन करता है। अर्थात प्रकृति में जो प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो मनुष्य उनमें से अपनी बुद्धि एवं विकास या कौशल के आधार पर जो श्रेष्ठ तत्व होते हैं, जो मनुष्य के लिए बहु उपयोगी होते हैं, वो उनका चयन करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। जैसे देखा जाए तो पहाड़ी भागों में वह सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करता है, नदी घाटियों पर अनेक प्रकार के बांध एवं पुल बनाता है, उनसे नहरें निकालता है। प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तब तक मानव संसाधन समस्या का कोई रूप नहीं लेता है। लेकिन इनकी संख्या बढ़ने पर, अर्थात मनुष्यों की संख्या बढ़ने पर आवश्यकताओं की आपूर्ति घटने लगती है, तब मानव स्वयं संसाधन का एक समस्या बन जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करता है, जिसके कारण मानव स्वयं एक समस्या का रूप ले लेता है। लेकिन आखिरकार देखा जाए तो मनुष्य अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए एक तरफ प्रकृति का विनाश करता है, तो वहीं दूसरी ओर इसके संरक्षण के लिए वृक्षारोपण या वन संरक्षण जैसे कार्य भी करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने जिम्मरमैन महोदय द्वारा जो संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था तथा वस्तुओं के निर्माण के आधार पर जो संसाधनों का दो भागों में विभाजन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन, उसका हमने आज इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।